प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलाशिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। हमारी इस चैनल को हमने किन उद्देश्यों से बनाया है, उसके क्या लक्ष्य हैं, इस विषय में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। इन दिनों हम कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में एक जुनून सा सवार है छत्री बनने का, और अपने संगठनों के जो नाम है उसमें छत्री शब्द को आगे पीछे जोड़ने का। तो इसको हम कुल मिलाकर अच्छा नहीं मानते और इस विषय में हमने एक आलेख तैयार किया है। इस पूरे आलेख को हमने कुल 13 भागों में बांटा है। चूँकि हमारी ये यूट्यूब चैनल नई है तो लंबे वीडियो बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, अतः इस पूरे आलेख को हम कुल 13 भागों में विभक्त किए हैं और आपको इन समस्याओं की गहराई में जाकर और उसके वास्तविकता को समझाने के लिए हमने इस आलेख में अन्य ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों का भी समावेश किया है ताकि आप अपनी समाज के इतिहास की वास्तविक पृष्ठभूमि को जान समझ सकें और इस क्षत्रिय बनने के जुनून से अपने आप को बाहर निकालने का कष्ट करें। जो आलेख तैयार किया है उसका शीर्षक इस प्रकार से है: कुछ पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासियों 75% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। इसका विषय मैं दोहराना चाहूँगा। कुछ पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। हमारा ये आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे इसको आपकी सेवा में पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। कृपया यदि इस विषय में आपको असुविधा है तो तुम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारा जो विषय वस्तु है इसको कंटेंट्स बहुत अति गंभीर प्रकृति का होता है और उसमें ढेर सारे तकनीकी शब्द आते हैं, इसलिए हमको इसको विवश होकर आपकी सेवा में पढ़कर प्रस्तुत करना होता है। मैं आज इस श्रृंखला के चौथे एपिसोड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनने का कष्ट करें। भारतीय शासक वर्ग खासकर पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों को अपने सांस्कृतिक लपेटे में लेने के लिए हमेशा यह कहता है कि आपके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक तथा तथागत गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन भी तो क्षत्रिय थे। बस यही इस आलेख का टर्निंग पॉइंट है। वास्तव में सब राजा किंग थे, लेकिन वेरियर्स भी थे, मतलब युद्धक भी थे, लेकिन वे इन विदेशी आर्य नस्लों के चतुर्वर्णीय व्यवस्था से दूसरे क्रम के क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। यहाँ के मूल निवासी, जैसे कि हमने पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप का उदाहरण दिया है, उनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं राज्य सुरक्षा व्यवस्था थी, ठीक वैसे ही जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के लोगों की है। एक रोचक बात हम और बताते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की भारत में कहीं भी मूल और पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, उनको आप बारीकी से अवलोकन करें। आप पाएंगे कि उनके घुंघराले बाल हैं, उनकी नाक गोल एवं चपटी है, उनके कान बड़े व मोटे हैं, कंधे बलिष्ठ हैं व सुगठित हैं, उनकी छाती भी उभरी व बलिष्ठ है। ये सब लक्षण नस्लीय तौर पर रेसिकली द्रविडियन नस्लों के हैं, जबकि आर्य नस्लों के नस्लीय लक्षण बहुत भिन्न डिफरेंट हैं। आपने दुर्गा महोत्सव के दौरान दुर्गा देवी की ऐसी प्रतिमा देखी होगी जिसमें एक राक्षस को मारती हुई वे दिखाई देती हैं। इन राक्षस का नाम भैंसासुर, भैंसा धनसुर अर्थात राक्षस मूल निवासी है। वे द्रविडियन नस्ल के हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक महान के ही पूर्वज हैं, महान राजा थे। एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में किसी भी गांव कस्बे में आप
चले जाएं, जहां आपको भैरव बाबा की मूर्ति एक छोटी सी मड़िया में स्थापित मिलेगी। इस मूर्ति का भी बारीकी से अवलोकन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इनकी वेशभूषा एवं शरीर का गठन, शरीर सौष्ठव भी भैंसासुर की तरह ही दिखाई देगी। इस प्रकार आप पाएंगे कि तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है और भैरव बाबा का शरीर सौष्ठव है, और जो दुर्गा देवी की मूर्ति में जो भैंसासुर को मारते हुए दिखाया गया है, इन तीनों में बहुत बहुत समानता है। और इनका मतलब रंग भी काला है, जो कि ड्रिविडियन कोल नागवंशी रेस की मूल फिजियोलॉजी है, रूपरेखा है। इस प्रकार ये नस्लें ही भिन्न हैं, आर्यों से पूरी तरह से भिन्न है। और ना तो ये चतुर्वर्णी व्यवस्था के चतुर्वर्ण के शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। एक छुपाई गई सांस्कृतिक सच्चाई ये भी है कि मूल निवासी द्रविडियन संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था मातृ प्रधान मैट्रियार्चियल थी और अभी भी है, जबकि आर्यों की व्यवस्था पितृ प्रधान पैट्रियार्चियल है। भारत के वे क्षेत्र जिनमें आर्यों की कथित सनातनी संस्कृति का विस्तार नहीं हो सका, जैसे कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र, दूरस्थ आदिवासी अंचलों में आज भी मातृ प्रधान व्यवस्था विद्वान है। यही कारण है कि भारत में कहीं भी आदिकालीन पूजा प्रार्थना स्थल मिलते हैं, वहाँ अधिकतर देवी की मूर्तियाँ ही पाई जाती हैं। ये भी अधिकतर काले या गहरे रंग के पत्थरों से बनी हुई। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि भारत के मूल निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं इन्हीं में से धर्मांतरित संप्रदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सवर्णों, आर्यों, सनातनियों, वैदिकों से हर मामले में बहुत भिन्न हैं। सवर्णों, आर्यों, वैदिकों, सनातनियों के सभी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर ने एवं अनेक विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इनमें वर्णित अधिकतर बातें आर्यों और अनार्यों के बीच के युद्धों एवं आर्यों के घुसपैठों, इन्वेजन की कहानियाँ ही हैं। प्रसिद्ध विद्वान माननीय वी.टी. राजशेखर बेंगलोर ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हु इज़ रूलिंग इंडिया में अनेक समाज, राजनीति शास्त्रियों, दार्शनिकों के हवाले से लिखा है कि भारत का शासक वर्ग विश्व के सभी शासक वर्गों से बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक एवं होशियार है। भारतीय शासक वर्ग की चतुराइयाँ, चालाकियाँ एवं होशियारियाँ का यहाँ वर्णन करना प्रासंगिक नहीं होगा। फिर भी तीन मुख्य बातें अवश्य कही जा सकती हैं। पहली, वह अपने चिर परिचित सिद्धांत छाम दाम दंड भेद का कहाँ, कब और कैसे गुलामों, भारत के मूल निवासियों पर इस्तेमाल करके उन्हें धराशायी साष्टांग दंडवत कर दे, किसी को पता नहीं चलता। दूसरा, भारतीय शासक वर्ग अपने गुलामों को गुलामी में ही मौज मस्ती कराने एवं गुलामी में ही गौरवान्वित कराने में सफल है। उसने अपने गुलामों पर थोपी गई गुलामी एवं न्यूनतम मानव अधिकारों को ना देने के कारण उत्पन्न पीड़ाओं, अत्याचारों, अनाचारों, जुल्मों को ईश्वरीय प्रदत्त बताया और ये दार्शनिक सिद्धांत थोपा कि इस जन्म में बिना किसी पारिश्रमिक कंसिडरेशन वेजेस के खूब मेहनत एवं सेवा चाकरी करो, अगले जन्म में तुम्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम के वर्ण में जन्म मिलेगा। अतः यहाँ गुलामी से मुक्ति की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस प्रकार उसने गुलामों पर अत्याचार, अनाचार, मानवाधिकारों के हनन करने की जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज से स्वयं को बचाकर रखा। ऐसी विचित्र राजा और प्रजा, द किंग एंड द सब्जेक्ट के संबंधों की व्याख्या विश्व के इतिहास में किसी भी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन में देखने को नहीं मिलती। यह भी सत्य है कि विश्व
की सभी सभ्यताएं, संस्कृतियां में दास गुलाम प्रथा रही है, लेकिन प्रथम तो इस प्रथा को धर्म आध्यात्म से कभी जोड़ा नहीं गया। दूसरे यह कि गुलाम को गुलामी से मुक्त होने की पूरी गुंजाइश थी। तीसरे यह कि मालिक अपने दास गुलाम के स्वस्थ एवं कल्याण की चिंता करता था, आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए खर्च भी करता था, व्यवस्था भी करता था। हमारी बात को एक गौशाला, तबेला के उदाहरण से समझी जा सकती है। गौशाला मालिक को अधिकतम और अच्छी गुणवत्ता के दूध उत्पादन आउटपुट के लिए गायों को स्वस्थ, रोग व्याधि रहित एवं स्वच्छ रखना होता है। इसके लिए उसे पर्याप्त लागत, इनपुट भी लगाना होता है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष लागत, स्पेशल एक्स्ट्रा इनपुट भी लगाना होता है। तब ही वो अपनी गायों से लाभ लेते हुए अपनी व्यावसायिक प्रणाली को और विकसित और फलीभूत कर पाएगा। लेकिन भारतीय शासक वर्ग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? चंद अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले विदेशी मुगल सैनिकों ने बिना किसी खास विरोध प्रतिरोध के इस भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया और उसे अपना हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। क्यों और कैसे? इसके लिए पहले हमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा, क्योंकि भारतीय शासक वर्ग ने ऐतिहासिक सच्चाइयों या यूं कहें कि अपनी कमजोरियों, नाकामियों को छुपाकर रखा गया है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना, समझना इसलिए भी अनिवार्य है कि भारतीय शासक वर्ग ने दिनांक 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से सत्ता हथियाने, कृपया नोट करें, आज़ादी नहीं के बाद से ही भारत के मूल्यवासियों के दिलो दिमाग में झूठा इतिहास एवं अध कचरा, पूरा कचरा भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ज्ञान भर दिया है, जिससे आज वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है और जिस डाली पर बैठा है उसे ही काट रहा है और सांप को ही दूध पिलाने जैसी कार्रवाई कर रहा है। इन ऐतिहासिक सच्चाइयों को हम आपकी सेवा में अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार हमारा ये श्रृंखला का चौथा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको ये लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ अनछुए पहलुओं को आपकी जानकारी में ला रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।